चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे sp3 कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। चलिए केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर and amines. Chemical reaction of alkyl halide, ether, alkyl halide, alcohol, ether, amines. अभी तक कहानी में जब एरोमेटिक मैंने आपको पढ़ाया था तो 12th क्लास का जो आधा पार्ट था अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड खत्म किया, अल्काइल यहाँ देखने वाले हैं, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, फिनॉल वहां खत्म किया, अल्कोहल, ईथर यहाँ देखने वाले हैं। फिर अमीन्स में एरोमेटिक अमीन हमने पहले देख लिया है, एलिफेटिक अमीन अब देखने वाले हैं। बस में आगे चलिए, इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। ठीक है, चलिए समझिएगा बेटा, एनालाइज कीजिएगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं? इस कार्बन की, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की। और इसी सिंगल बॉन्ड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगाते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। इसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OH लगाते हैं चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल। इसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अगर OR लगाते हैं चैप्टर कौन सा है? ईथर। और इसी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अगर NH2 लगाते हैं चैप्टर कौन सा है? अमीन्स। और इसकी बात कर रहे हैं, मतलब सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं कि जिससे कि कंपटीशन में कभी भी चैप्टर को मिलाए आपको लाइफ लाइन करना है। बस यहाँ पे मतलब हाँ, एक ही साथ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, कार्बन का अटैचमेंट हेलोजन से है, ऑक्सीजन से है या नाइट्रोजन से है। और जब कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कैरेक्टर है कि कार्बन का पैसा खींचेगा, और जब कार्बन का पैसा खींचेगा तो खुद तो बनेगा अमीर, कार्बन को बनाएगा गरीब। बस में आगे, और जब कार्बन गरीब बन चुका है तो इसे पैसा चाहिए, और जब इसे पैसा चाहिए तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा जो इसके ऊपर अटैक करेगा। बस में आगे, उसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। छोटे में मकारी करेंगे और बार-बार क्या लिखेंगे? एनियोफाइल। बस में आगे, तो कहने का मतलब अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कोई रिच आएगा जो इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो फाइनली हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह की स्पेसिस मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल क्या होगा? यही से सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, अब कॉरस्पॉन्डिंग एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा टूटे सिग्मा बने, ये किस तरह का रिएक्शन है? और सबसे पहले जिसने अटैक किया वो न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन का नाम क्या हो गया? रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन, चारों के लिए जो चारों के लिए जनरल रिएक्शन है वो एक ही रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रहेगा? चलो पॉइंट को पढ़ो। General reaction of alkyl halide, alcohol, ether, amines are general reaction of alkyl halide, general reaction of alkyl halide, alcohol, ether and amines are general reaction of alkyl halide, alcohol, ether and amines are nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. General reaction of alkyl halide, alcohol, ether and amines are nucleophilic substitution reaction. चलिए इसको नाम nucleophilic substitution reaction. बन गया? चलिए आपको टर्म्स हैं, इनमें आपको समझना है। इस चैप्टर्स में कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम बार-बार यूज करेंगे, और जब बार-बार यूज करेंगे तो उसी टर्म्स को आपको प्रॉपर समझना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें
किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, एक क्या होता है? सबस्ट्रेट। दूसरा जो होता है ये क्या है? रिएजेंट। दूसरा क्या है? रिएजेंट। तीसरा जो बोलते हैं ये क्या है? सॉल्वेंट। और जो हमें मिलता है ये क्या है? प्रोडक्ट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसका एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई? अगर मैं इन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अल्काइल हाइड्राइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन, इसका सबस्ट्रेट कौन है? यही चैप्टर्स। बस में आगे जिन चैप्टर्स को हमको पढ़ना होता है वही क्या है? सबस्ट्रेट है। अब रिएजेंट की बात करें तो अगर चैप्टर में गरीबी है तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच वाला इसको प्रोटेक्ट करेगा, कोई आपका रिएजेंट है। इन दोनों को खोलने का जो काम करेगा वही आपका सॉल्वेंट है, और जो फाइनली हमको मिलेगा वही आपका प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए समझिए बेटा। अगर मैं सबस्ट्रेट को देखता हूँ तो सबस्ट्रेट के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट कार्बन वाला जिसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, एक पार्ट कार्बन वाला जिसको छोटे में लिख देते हैं आर। आर मतलब एक पार्ट जो है वो कौन सा है? अल्काइल ग्रुप। कौन सा है? अल्काइल ग्रुप। और एक पार्ट जो सिस्टम से निकल रहा है, एक पार्ट सिस्टम से क्या हो रहा है? निकल रहा है। और जो सिस्टम से निकल रहा है इसे बोल देते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलना है? लीविंग ग्रुप, छोटे में एलजी। बस में आ गई। तो जो सिस्टम से निकलेगा उसे बोलना है लिविंग ग्रुप, और जो कार्बन वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। जो रिएजेंट अटैक करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो तीन चीजें यहाँ पे आती है। एक आता है कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन खराब लिविंग ग्रुप है। दूसरा आता है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। तीसरा आता है कार्बन में कितने तरह के चेंजेस हो सकते हैं। बस में आ गई। तो सबस्ट्रेट के टर्म्स में दिखाया जाता है दो चेंजेस, एक लिविंग ग्रुप अच्छा या खराब, कार्बन में क्राउडिंग ज्यादा या कम। रिएजेंट में देखने ने क्या सोचना है कि रिएजेंट में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। सॉल्वेंट में देखने ने क्या सोचना है कौन किस चैप्टर को कितने आसानी से घोल सकता है। बस में आगे मतलब इसमें बात करेंगे पोलर सॉल्वेंट की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। बस में आगे पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, इस आगे नाम आएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं अभी सबस्ट्रेट में टर्म्स को यूज करूं तो सबस्ट्रेट के अंदर दो पार्ट है। एक जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व है उसको बोलना है अल्काइल, और एक जो सिस्टम से निकल रहा है उसे क्या बोलना है? लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत? चलो लिखो, बनाओ। उसी आगे लिख लेना कि इसे बोलना है अल्काइल ग्रुप, इसे बोलना है लिविंग ग्रुप। चलिए अब समझिए बेटा, एनालाइज करिए। हम एक ही को लेकर चलते हैं। पहले हेडिंग डालिए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, छोटे में एलजी, लिविंग ग्रुप। अगर डेफिनेशन देना होगा कि लिविंग ग्रुप कहते किसको हैं तो क्या कहोगे कि वो न्यूट्रल या चार्ज स्पेसीज, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो वो न्यूट्रल या चार्ज स्पेसीज जो सबस्ट्रेट से टूटकर बाहर निकलते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज स्पेसीज जो सबस्ट्रेट से टूट के बाहर निकलते हैं उन्हीं को जन्म देना है। वो क्या बोलना है? लिविंग ग्रुप। दूसरा, आसानी से टूटेगा, जो टूटने के बाद स्टेबल हो रहा होगा या टूटने के बाद अनस्टेबल हो रहा होगा, स्टेबिलिटी का। तो अगर आपको अच्छा पूरा लिविंग ग्रुप देखना है तो आपको यही देखना है कि टूटने के बाद कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। याद रहेगा? चलो पॉइंट को लिखो। लिविंग ग्रुप्स आर दोस Living groups are those neutral or charged species. Living groups are those neutral or charged species which depart from the substrate. Which depart from the substrate. जो substrate से निकलता है। Living groups are those neutral charged species which depart from the substrate, जो सबस्ट्रेट से निकलता है। याद रहेगा? चलिए अब समझिए कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन खराब लिविंग ग्रुप है। किस बात पे डिपेंडेंट है? टूटने के बाद कितना ज्यादा स्टेबल है। चलो पॉइंट को लिखो। बेटर लिविंग ग्रुप्स आर दोस, बेटर लिविंग ग्रुप आर दोस, better living group are those which are most stable on breaking.
which are most stable on breaking, टूटने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे अगर ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लो हम लेते हैं कार्बन और इस कार्बन से लगाते हैं हेलोजन, मान लो F लगा दिए, इसी कार्बन से लगाते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे OH लगा दिए, इसी कार्बन से लगाते हैं नाइट्रोजन, यहाँ हमें NH2 लगा दिए, ऐसा लगा दिए, और इसी को हमने तोड़ दिया, इसी को हमने तोड़ दिया, इसी को हमने तोड़ दिया, और जब ये तोड़ दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया F माइनस, यहाँ से क्या मिल गया OH माइनस, यहाँ से हमें क्या मिल गया NH2 माइनस, ये बन गया। अब अपने आप से पूछो और सोच के बताओ, F माइनस ज्यादा स्टेबल है, OH माइनस ज्यादा स्टेबल है या NH2 माइनस ज्यादा स्टेबल है? बस अगर इन तीनों में लिविंग ग्रुप कैरेक्टर की बात करें तो F माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस खराब है और NH2 माइनस सबसे खराब है। तो कभी कभी वो ऐसे बना के दे सकता है, लेकिन कभी कभी इंसान मक्कार होता है, इतना करेगा नहीं, आपको केवल ये दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप कौन खराब लिविंग ग्रुप है। तो क्या बोलना है कि F माइनस ज्यादा स्टेबल अच्छा लिविंग ग्रुप, OH माइनस कम स्टेबल खराब लिविंग ग्रुप और NH2 सबसे कम स्टेबल तो सबसे खराब लिविंग ग्रुप। बस में आगे तो इनडायरेक्टली यही देखना है कि जो आयन आपने बनाए हैं वो आयन कितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना कम स्टेबल उतना खराब लिविंग ग्रुप। याद रहेगा? चलो बना लो, देख लो। बना लो, जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप और जितना अनस्टेबल उतना खराब लिविंग ग्रुप। बन गया? जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना कम स्टेबल उतना खराब लिविंग ग्रुप। बन गया? चलिए अब जरा सोचते हैं, अगर हेलोजन हेलोजन की बात करें तो 4 हेलोजन होते हैं। ये कौन से होते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फिर इसका मतलब अगर यहीं पे हेलोजन को बदल दें, यहीं पे अगर हमने कार्बन लिया है और कार्बन से हेलोजन लगा रखा है, हेलोजन को बदल दिया और जब हेलोजन को बदल दिया तो एक केस में R माइनस, एक केस में Br माइनस, एक केस में Cl माइनस, एक केस में F माइनस, टूटने के बाद ये बनेंगे। अब सोच के बताओ, पहला ज्यादा स्टेबल है, दूसरा ज्यादा स्टेबल है, तीसरा ज्यादा स्टेबल है, चौथा ज्यादा स्टेबल है? तो कहानी सोच ले विद रीजन। चलिए कितना सोचते हैं पहला ज्यादा स्टेबल है? ए यार सुधो का नहीं दे रहा है यार, ऐसे नहीं। चलिए कितना पहले वाले हो? 2 3। कितना दूसरे वाले हो? तीसरे वाले हो? चौथे वाले हो? चलिए बाकी लोग हो ना, तो किधर किधर रहो, इधर इधर कहीं रहो, ठीक है? जिंदा हो तो प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है? वरना कोरोना आता ही रहता है, ठीक है? चलिए आते हैं I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, समझिएगा और अच्छी तरह दिमाग में बैठाइएगा। 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है अक्रॉस द पीरियड, एक होता है डाउन द कर्व। और किसी की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि चार्ज पर इवेंट एरिया, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा फैल जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ गई, और चार्ज जितना ज्यादा एक जगह लोकलाइज होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड सोच रहे होते हैं, जब हम अक्रॉस द पीरियड सोच रहे होते हैं तो साइज लगभग बराबर होता है, और साइज लगभग बराबर होता है तो एरिया लगभग बराबर होता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है चार्ज। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसलिए जब हमने बात किया F को, O को, N को, तो तीनों सेकंड पीरियड के हैं और तीनों सेकंड पीरियड के हैं तो एरिया लगभग बराबर है, और एरिया लगभग बराबर है इसलिए F फिर O फिर बाद में N। लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एरिया में डिफरेंस आता है, और जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। एरिया जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। मतलब F के साथ कनेक्टर क्या है कि F 2p में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा, Cl के साथ क्या है 3p में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा, Br 4p में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा और I 5p में इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा। तो एरिया जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। तो जब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप तो एरिया डोमिनेटिंग होता है, और जब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड तो उसकी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग होता है। तो इसलिए I माइनस ज्यादा स्टेबल है, फिर बात करेंगे Br, फिर बात करेंगे Cl, बाद में बात करेंगे F।
तीसरी कहानी में पहले आई फिर Br फिर Cl बाद में F बन जाएगा। चलो बनाओ लिखो। लेकिन फ्लोरीन की तो वो एक एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। इसमें एंथैल्पी की बात कहाँ गई, एनर्जी कहाँ आ गया? सर वो एनर्जी तो कहाँ आ सबसे गया? ज्यादा स्टेबल होता है सर वो नहीं वही तुमसे बोल रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज देखो, ऐसे देखो ऐसे देखो। यहाँ पे कार्बन जो है, अगर मैं कर रहा हूँ कार्बन फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन, मान लो इस कहानी को सोच रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे जितना 2p की ओवरलैपिंग है, यहाँ 2p 3p की ओवरलैपिंग है, 2p 4p की ओवरलैपिंग है, 2p 5p की ओवरलैपिंग। दोस्ती बराबर वाले लोगों में हुई है, अब दोस्ती दादाजी के साथ हुई है। ये आसानी से टूट जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा। बस में आगे कहने का मतलब ये है कि पहले आई फिर Br फिर Cl बाद में F बनाओगे। इससे तुमसे बोल रहे हैं डाउन द ग्रुप जाओगे साइज डोमिनेटिंग है, और जब अक्रॉस द पीरियड जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग है। चलिए फिर समझिए आप लोग, जब हम बात करते हैं हैलोजन में तो बच्चा समझदार होता है, रट लेता है। बस में बच्चा क्या होता है, समझदार होता है, रट लेता है कि आई फिर Br फिर Cl फिर F, तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में बदलाव कर सकता है, हमें यही चाहिए। और जब यही चाहिए तो इसका मतलब इसी को हमको तोड़ना है, मतलब इसी को हमको तोड़ना है कि O माइनस पर कुछ ऐसे बनेगा, और जब ऐसे बनेगा तो यहाँ कुछ भी लगा सकता है। तो कुछ भी लगा सकता है मतलब क्या है, O माइनस से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकता है, हो सकता है O माइनस से रेफरेंस वैल्यू H लगा सकता है, हो सकता है कि O माइनस से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो तुमसे पैसा खींचे तो कौन सा हो गए माइनस साइन, तो कौन सा हो गया माइनस साइन, कुछ भी लगा सकता है। जो तुमको पैसा दे तो कौन सा हो सकता है प्लस एन हाइपर कंजर्वेशन प्लस आई, कोई भी हो सकता है। तो तुम्हारी अचानक लॉटरी निकली है, खूब सारा पैसा आया है, और कोई तुमसे पैसा खींच रहा है, इनडायरेक्टली पैसा को डिस्पर्स कर रहा है, तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। लेकिन तुम्हारी लॉटरी निकली है, खूब सारा पैसा आया है और ज्यादा कोई पैसा दे रहा है, स्टेबल हो गए अनस्टेबल हो गए? अनस्टेबल हो गए। मतलब ऐसा सोचो कि मान लो आप यहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो और जाते समय रास्ते में पर्स मिल गया और पर्स के अंदर 10,000 रुपए हैं। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है, ले लोगे और तुरंत लेने के बाद आगे बढ़ोगे, बस अपने सजोते रहोगे कि 10,000 मिला है कुछ अच्छा खाएंगे, ठीक है, 10,000 मिला है तो यहाँ पिक्चर देखने जाएंगे। और अचानक आगे बढ़ रहे हो फिर एक सूटकेस मिल गया और उसका 1 लाख रुपए है। बस में आगे अभी खाना पीना छोड़ के सोचो कि चलो कहीं और टूर निकलते हैं, ये था कहीं गए नहीं तो कहीं घूम कर आते हैं। मतलब इस पैसे ने आपको और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। बस में आगे, लेकिन अगर ये पैसा नहीं आया होता या ये भी नहीं आया होता तो चुपचाप घर पहुंच जाते और क्या सोचते, नया साल आ गया है, नई हवा बह रही है, अब तैयारी अच्छे से करनी है। बस में आगे तो पैसा आया तो और अनस्टेबल बना दिए, पैसा गया तो और ज्यादा स्टेबल बना दिया। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाए स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, और नेगेटिव और आ गया उसको सिस्टम को और ज्यादा अनस्टेबल बनाता है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी तरीके से लगा होगा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी तरीके से लगा होगा स्टेबिलिटी गिराएगा। याद रहेगा? चलो बनाओ देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी तरीके से जुड़ा होगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी लगा होगा वो स्टेबिलिटी गिराएगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा समझिए। एक केस में वो लिख सकता है CH3, यहाँ लिख सकता है SO2, ये हो गया O-। एक केस में CH3 COO-। एक केस में वो बना देगा यहाँ पे PH, यहाँ पर O-। एक केस में कह देगा H, यहाँ कह देगा O-। यहाँ कह देगा CH3 CH2, यहाँ कह देगा O-। ऐसे दे दिए। इसे बोल दिया पहला है, इसे बोल दिया दूसरा है, इसे बोल दिया तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है। सोच के बताइए, जल्दबाजी नहीं करिएगा। इसी नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना है, इसी नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, डिस्पर्स करना है। तो जिसे डिस्पर्स करना है उसके बारे में सोचो कि इससे कनेक्ट क्या है। तो इस O- से कनेक्ट क्या है, CH3SO2, A डबल बॉन्ड B, C के पास माइनस,
क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? और अगर रेजोनेंस में है तो यहाँ RSO2 का यहाँ -m लगा है। बस में आगे इधर आ जाओ, तो इस नेगेटिव को डिस्पर्स करना है, तो A डबल बॉन्ड B C में माइनस, तो क्या यहाँ भी आपका -m से ऐसा खींच रहा है नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। तो यहाँ खींचने वाला है कीटोन, यहाँ खींचने वाला है CH3SO2, मतलब SO3H जैसा सोच सकते हो। यहीं पर अगर OH लगाते हैं तो इसका SO3H जैसा सोच सकते हो। तो ये कहानी है RSO2 का, ये कहानी है कीटोन का। और यहाँ जो O- है, इसका पैसा खींच रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनडायरेक्टली कौन खींच रहा है? फिनाइल। बस में आ गई। तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्सीजन के पास लाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन लाएगा तो भी ऑक्सीजन के पास ही लाएगा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे? इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ अगर सोचें तो इस O- को कोई पैसा नहीं खींच रहा है, नहीं पैसा दे रहा है, मतलब रेफरेंस वैल्यू। लेकिन यहाँ जब O- को सोच रहे हैं तो यहाँ अल्काइल ग्रुप जो है +I से पैसा दे रहा है। तो यहाँ की कहानी में नेगेटिव डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ की कहानी में नेगेटिव डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ की कहानी में भी नेगेटिव, यहाँ की कहानी में नेगेटिव डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ की कहानी में नेगेटिव डिस्पर्स नहीं हो रहा है। यहाँ की कहानी में नेगेटिव जो है वो आपका डिस्पर्स नहीं हो रहा है और रिपल्सन दे रहा है। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तीन आ चुके हैं -m। अब याद क्या करना है? ऑर्डर, पावर। याद क्या करना है? पावर। तो क्या SO3H या इनडायरेक्टली RSO2 का माइनस ज्यादा है, या आपका कीटोन का माइनस ज्यादा है, या CC का माइनस ज्यादा है? इसका ज्यादा है। और इसका ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये और कम स्टेबल है, ये और कम स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है। तो सारा खेल क्या है? स्टेबिलिटी का है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका लिविंग कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और जितना कम स्टेबल होगा उसका लिविंग कैरेक्टर उतना ही कम होगा। याद रहेगा? चलो बनाओ, देखो। +m -m +I -I याद ना हो प्रॉब्लम देखकर उसे याद कर लीजिएगा, कि उसका यूज इस चैप्टर में बार बार आएगा। बन गया? रिदम बन गया? दिमाग इधर ही लगाएं, ठीक है? चलिए, तो जितना ज्यादा -m इनडायरेक्टली नेगेटिव उतना ज्यादा डिस्पर्स, जितना ज्यादा +I इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम स्टेबल। चलिए अब सोचते हैं, जो ही आपने फिनॉक्साइड बनाया, तो दो चीज खुल गई। एक क्या खुल गई? पोजीशन फिक्स करके ग्रुप बदल सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है? पहला क्या है? पोजीशन फिक्स करके, ऑर्थो फिक्स करके ग्रुप बदल दिया, मेटा फिक्स करके ग्रुप बदल दिया, पैरा फिक्स करके ग्रुप बदल दिया, या ग्रुप को फिक्स करके पोजीशन बदल दिया। मतलब दो चीज हो सकता है। एक क्या हो सकता है? ग्रुप को फिक्स कर दिया, मतलब NO2 को फिक्स कर दिया, और NO2 फिक्स करते ऑर्थो मेटा पैरा तीन जगह बदल दिया। दूसरा क्या कर सकता है? पोजीशन फिक्स कर दिया, पैरा फिक्स कर दिया, और पैरा फिक्स करके कभी NO2 कभी Cl कभी CH3 कभी OR ऐसे लगा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ही उसने फिनॉक्साइड बनाया, तो इनडायरेक्टली हम दो चीजों को एक साथ खोल लेते हैं। एक क्या होता है? एक होता है कि किसी एक पोजीशन को फिक्स करते हैं। जैसे मान लो मैंने ऑर्थो को फिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया? ऑर्थो को फिक्स कर दिया, और ग्रुप बदल दिया। और जब ग्रुप बदल दिया तो इसका मतलब एक केस में हमने क्या कर दिया? NO2 लगा दिया, एक केस में Cl लगा दिया, एक केस में CH3 लगा दिया, एक केस में हमने क्या कर दिया? एक केस में यहाँ पर OCH3 ऐसे OCH3 लगा दिया, ऐसा लगा दिया। हम कहानी में ऑर्थो भी सोच सकते हैं, हम कहानी में मेटा भी सोच सकते हैं, हम कहानी में पैरा भी सोच सकते हैं। बस में आगे पैरा दिखाने का मन करे तो ऐसे दिखा दो। यहाँ पे हमने O- लगा दिया, यहाँ हमने NO2 लगा दिया, यहाँ हमने O- लगा दिया, यहाँ भी हमने Cl लगा दिया, यहाँ हमने क्या किया? O- बनाकर यहाँ हमने CH3 कर दिया, और एक केस में यहाँ हमने O- लगाकर यहाँ हमने OCH3 लगा दिया।
हम ये काम ऑर्थो पे भी कर सकते हैं, ये काम मेटा पे भी कर सकते हैं, ये काम पैरा पे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि पोजीशन को बदलकर ग्रुप सेम कर दें। और जब पोजीशन को बदलकर ग्रुप सेम करते हैं तो उस केस में मालूम कहानी ऐसी हो गई, यहाँ आपका हो गया एक बार NO2, यहाँ हो गया एक बार NO2 और यहाँ हो गया एक बार NO2। ये बना दें और सोच कर बनाना, जल्दी नहीं करना। अगर मैं इसे नंबर 1 दे दूं, इसे नंबर 2 दे दूं, इसे नंबर 3 दे दूं, इसे नंबर 4 दे दूं, इसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। कभी ना लिखूं, दिमाग में रखना है, ठीक है। हिंदी पढ़ना है, इधर से जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। और ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि सर इसको मैंने मन सोच लिया था, आप इसको क्यों कह रहे हो, ये खतरनाक वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप सोच कर बताइए, इसी नेगेटिव को डिस्पर्स करना है। नाइट्रो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ऑर्थो पे सारा इफेक्ट मेटा केवल आई, तो इसका मतलब इस नाइट्रो का हमने क्या लिखा है -m। Cl कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -i। ओनली फॉर हैलोजन उसका -i, उसका स्ट्रॉन्ग होता है -i। CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, 5 बार चिल्ला के बोल रहे हैं, पहले हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। हाँ ऐसे ही क्या बोलना है, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव। हाँ 5 बार साथ में मिलाकर क्या बोलना है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन। मतलब पहले दिमाग में रेजोनेंस आना चाहिए, ना हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए, वो नहीं तब इंडक्टिव आना चाहिए। चलिए क्या बोलना है, सुनिए, जब बोल रहे राग मिला के बोलना क्या है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। चलिए फिर से क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है। अगर इस अभी मैं ऑर्थो मेटा पैरा पे C3 बदल दूंगा, क्वेश्चन गलत कर लोगे आप। बस में आगे तीसरे इंडक्टिव इफेक्ट कहीं क्वेश्चन बन जाएगा नो डाउट, लेकिन कहीं फंसा देगा। बस में आगे अब कोचिंग वाले किसी लिए बैठे ही हैं कि आपसे गलती करवाएं। बस में आगे एकदम अच्छी तरह नाम बैठा दीजिए बेटा कि पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑर्थो पैरा का सारा इफेक्ट मेटा के केवल आई, तो ऑर्थो है ना, जो ऑर्थो है क्या सोचना है, इसका हाइपर कंजुगेशन सोचना है। और ये जो OCH3 है इसका कौन सा इफेक्ट, ये डबल बॉन्ड भी सी के पास दोनों पेयर है, ये क्या लिखना है प्लस। अब 3 इफेक्ट है, एक रेजोनेंस है, एक हाइपर कंजुगेशन है, एक इंडक्टिव इफेक्ट है। सबसे स्ट्रांग कौन सा है, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस को पाई के लॉन्ग है और पाई वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। तो पहले रेजोनेंस ना हो हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन ना हो तो इंडक्टिव है। तो प्लस m से सबसे ज्यादा देगा, माइनस m से सबसे ज्यादा खींचेगा। बस आगे चलिए सोचिए, यहाँ -m लगा है, यहाँ -i लगा है, 2 है जिसमें खींचने वाले हैं, यहाँ आपका हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ +m है, 2 देने वाले हैं। एक -m से खींच रहा है, एक -i से खींच रहा है, ज्यादा कौन खींचेगा, ये ज्यादा स्टेबल। फिर कौन सा है, ये वाला। फिर कौन सा है, ये वाला, कम रिपल्सन, और ये ज्यादा रिपल्सन। तो क्या ऑर्डर में आप पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ये लिखोगे या नहीं लिखोगे, ये देखना है। इफेक्ट फिर से पहचानिए, यहाँ NO2 का कौन सा इफेक्ट, माइनस है। ऑर्थो पैरा सारा इफेक्ट मेटा केवल आई, यहाँ Cl का कौन सा इफेक्ट, -i, यहाँ CH3 का कौन सा इफेक्ट, +H3 हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई नहीं, ठीक है। और यहाँ OCH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस है। ये बन गया। अगेन बताइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। तो यही कहानी यहाँ समझनी है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। यहाँ थोड़ा संभल कर NO2 का कौन सा इफेक्ट देखना है, माइनस है। NO2 का कौन सा इफेक्ट, -i। NO2 का कौन सा इफेक्ट, माइनस है। ऑर्थो पैरा का सारा इफेक्ट मेटा केवल आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी -m, यहाँ भी -m। अब ये ज्यादा स्टेबल है या वो ज्यादा स्टेबल है, सोचो पहला है तीसरा, पक्का क्यों, क्योंकि सबसे -m के साथ -i भी लगेगा, वहाँ भी -i लगेगा। सबसे ज्यादा पास है ना वो i का डिस्टेंस का। हाँ ये बोलना है कि इसका -i पास है और -i डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ज्यादा खींचेगा। इसका -i दूर है, कम खींचेगा। इसलिए बोलना है पहला फिर तीसरा फिर दूसरा। स्टैटिक हिंड्रेंस वगैरह कुछ भी नहीं सोचना है, बना लोगे।
करो देखो। क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट मेटल केवल है। अब सोचते हैं, अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुमसे गलती करवाएं, अगर क्या चाहता है तुमसे गलती करवाएं, तो गलती करवाने के लिए दो तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तुमसे गलती करवाने का अगर उसका मन किया तो क्या करेगा, तो तुमसे दो तरह का क्वेश्चन क्रिएट करेगा। एक गलती करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका ये है, वो यहाँ क्या करेगा, एक बार यहाँ CH3 लगा देगा, एक बार यहाँ CH3 लगा देगा, एक बार यहाँ CH3 लगा देगा। और तुमसे पूछ लेगा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दो आवाज आ रही है, दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा तीसरा, नहीं तीनों में कोई ना कोई है यार। अगर उसे गलती करने का मन किया तो ही जगह होती है जिससे वो गलती करवाता है। एक ये है, चलिए कितना लोग वो सोचते हुए पहला ज्यादा स्टेबल है, 1 2 3, दूसरा ज्यादा स्टेबल है 1 2, तीसरा ज्यादा स्टेबल है 3। लेकिन क्लास में थोड़ा ज्यादा लोग हैं, अभी मैंने बोला कोरोना ने उड़ाया नहीं है आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा बोला करें, ठीक है। चलिए कितना लोग को ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो अनस्टेबल बनाएगा, मालूम है ना, और अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और आपने क्या बोला है, अभी आज की क्लास में 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो फिर से बोलिए, पहले आपको मालूम है कि ऑर्थो पैरा में सारा इफेक्ट मेटल केवल आई। तो यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा है, यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा है, और यहाँ CH3 का केवल प्लस आई लगा है। और हाइपर कंजुगेशन के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, सेकंड, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब पहला या तीसरा, पहला तीसरा, तो पहला क्यों सोचा था यार, ये तो ज्यादा खतरनाक था। पहला ये तो प्लस आई भी पास में है, इसका प्लस आई भी दूर है, तो अगर सोचना था तो सोचना चाहिए तीसरा दूसरा पहला, ये तो समझ में आता है। हाँ, प्लस आई से नेगेटिव को डिस्पर्स करना है, तो और दे रहा है, बस में आगे जो और दे रहा है तो इसका बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। तो दूसरा फिर हम बात करेंगे, तीसरा फिर हम बात करेंगे पहला। अगर तुमसे गलत करवा के ही दम लूंगा, अगर वो तुल जाए तो तुमसे गलत करवा के दम लूंगा, तो तरीका ये होता है। पहले से बोल रहा हूँ, टीचर तुल चुका है, तुमसे गलती करवा के दम लूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उल्टा सोचते हो सीधा सोचते हो, क्या सोचते हो। यहाँ आपका F, यहाँ आपका Cl, यहाँ आपका Br, यहाँ आपका I। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मनमोजी नहीं कि सर ये वाला पहला सोचा था। चलिए बताइए,
अगर ये चार है, इन चारों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, क्या कहोगे? ऐसा सबको दिया है, गलत सही डिसीजन लिया करो लाइफ में आप, ठीक है ना? चलिए कितना सोचते हो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है कोई नहीं, चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल है ठीक, बाकी सब कहाँ है? फिर से सोचिए, वक्त ले लीजिए, वक्त ले लीजिए, पहला हाँ वक्त ले लीजिए, ले लिया, ज्यादा ही ले लिया चलिए कितना लोग सोचते हैं कि पहला सबसे ज्यादा स्टेबल है? चलिए कुछ बढ़े, दूसरा ज्यादा स्टेबल है, दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तीसरा और चौथा, चलिए हाँ अब एनालाइज करिए। जब मैं आपको जीओसी पढ़ाया था और कार्बोनाइल का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैं ये बोला था कि कार्बन का नेगेटिव ऑर्बिटल कोई एटम है, इस एटम का वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसमें d पाई p पाई रेजोनेंस हो जाता है। बस यहाँ तो आप माइनस आई देखने में लगे हो कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का सबसे कम, तो माइनस आई देखोगे तो लगेगा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन यहाँ क्या है? डी पाई पी पाई रेजोनेंस, डी पाई पी पाई रेजोनेंस, डी पाई पी पाई रेजोनेंस, बस में आ गई। और यहाँ पे आपका 5d ऑर्बिटल 5 और यहाँ पे 5p ऑर्बिटल, यहाँ 4p ऑर्बिटल, यहाँ 3p ऑर्बिटल, तो यहाँ साइज कम है, कम डिस्पर्सन, थोड़ा ज्यादा डिस्पर्सन, यहाँ और ज्यादा है और ज्यादा डिस्पर्सन, बस में आ गई। और ज्यादा डिस्पर्सन मतलब क्या है? ये कम स्टेबल है, ये थोड़ा और ज्यादा हुआ और ये सबसे ज्यादा हुआ। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा कि कभी कार्बन का नेगेटिव चार्ज है और उसके बगल वाले एटम का वैकेंट ऑर्बिटल है तो d पाई p पाई रेजोनेंस होता है, याद रहेगा? हाँ बनाओ सर। अगर आप वो d पाई p पाई का बोल रहे सर, अगर उनका ऑर्बिटल्स के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसे आई के साथ हो रहा है, अगर यहाँ पे कार्बन का क्लोरीन है, नेगेटिव को डिस्कस कर रही हो, इसके ऑर्बिटल इसके लोन पेयर को कार्बन के साथ नहीं भेज रही हो, इसके लोन पेयर को इधर भेजोगे तो इसका रेजोनेंस की बात कर रही हो, तो इसलिए पहले फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन था, फिर आयोडीन था, तो उस फ्लोरीन के हाइड्रोजन लोन पेयर को इधर नहीं भेज रही, बल्कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल में भेज रही है। तो d ऑर्बिटल जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन डिस्पर्सन होता जाता है। तो दो जगह से गलती करते बेटा, नॉर्मली कभी-कभी कार्बोनाइल का क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे के दिमाग में ये होता है, लेकिन जब लिविंग का क्वेश्चन पूछता है तो कभी-कभी उसके दिमाग में बाहर नहीं आता। बस किसी भी तरीके से तुमको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा इनडायरेक्टली वो लेवल तो उतना ही अच्छा होगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलो हम जल्दी बनाओ। चलिए अब समझिए, अब ध्यान से समझिएगा। आपकी कहानी में जो किरदार है, एक किरदार कौन सा है? अल्काइल हैलाइड, एक कौन सा है? अल्कोहल ईथर, एक कौन सा है? अमीन। तो पहले अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो ये हाइड्रोजन चार हो सकते हैं, एक हो सकते हैं फ्लोरीन, एक हो सकता है फ्लोरीन, एक हो सकता है ब्रोमीन, एक हो सकता है आयोडीन, जो X- के रूप में निकलेंगे। बस यहाँ पे तो ये जो तीन होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन्हें सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोराइड की, इन्हें पुअर लिविंग ग्रुप के रूप में सोचते हैं। तो हैलोजन को जनरलाइज करने में कह देते हैं कि हैलाइड्स आर बेटर लिविंग ग्रुप, लेकिन कभी उनमें भी तुलना कर लें तो इसका मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेगेटिव चार्ज के रूप में अच्छे लिविंग ग्रुप है, लेकिन F- आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो। जनरली X minus is considered as better living group. Generally, X minus is considered as better living group. But F minus is treated as poor living group. But F minus is treated as poor living group. बस में आ गई। I माइनस सबसे अच्छा हो गया, Br थोड़ा कम हो गया, Cl थोड़ा और कम हो गया, F आपका सबसे कम हो गया। लेकिन जनरलाइज करने में क्या कहेंगे? X माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस में आ गई। लेकिन जब हम बात करते हैं OH की, OR की, NH2 की, जब हम बात करते हैं OH की, जब हम बात करते हैं OR की, जब हम बात करते हैं NH2 की,
इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो क्या बन गया OH माइनस, ये भागा तो क्या बन गया R2 माइनस, ये भागा तो क्या बन गया NH2 माइनस। तो ये तीनों ओवरलैपिंग ग्रुप हैं। बस में आगे ये तीनों क्या हैं ओवरलैपिंग ग्रुप हैं, ये आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस, OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस आर ओवरलैपिंग ग्रुप, आर ओवरलैपिंग ग्रुप। इनडायरेक्टली कभी कभी माइनस को हटाकर कोचिंग वाले नॉर्मली बोल सकते हैं कि OH OR NH2, हमने तोड़ के दिखाया है, लेकिन कभी जनरलाइज करने के लिए क्या कह सकता है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, खराब लिविंग ग्रुप है, OR अच्छा लिविंग ग्रुप है, खराब लिविंग ग्रुप है, NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप है या खराब लिविंग ग्रुप है। तो क्या कहना है, ये तीनों खराब है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिस्टम में है और सिस्टम में है और इन्हें निकालना है, सिस्टम में है और इन्हें क्या करना है निकालना है, और ये निकलना नहीं चाहते हैं। सिस्टम में ये है क्योंकि इनका रिएक्शन पढ़ना है और ये निकलना नहीं चाहते हैं, तो क्या इन्हें छोड़ दें, नहीं, इंसान है वो छोड़ेगा कैसे, बस आगे तो इसे निकालना है। तो एक तरीका ये होता है कि क्यों ना इसे इसमें कन्वर्ट कर दो। एक तरीका क्या है कि क्यों ना इस OH को X में कन्वर्ट कर दो और X अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। तो X अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, तो हम यहाँ SOCl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन करा देते हैं और ये इसे कन्वर्ट कर देता है RCl में। बस में आगे अगर हमने अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 PCl5 से कराते हैं तो ये OH हट जाता है, Cl बन जाता है। तो क्या एक ओवरलैपिंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया, हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि OH अगर खराब लिविंग ग्रुप है निकलना नहीं चाहता है तो इसके ऊपर प्रोटोनेशन करा देते हैं, और जब प्रोटोनेशन करा देते हैं तो इसी का लोन पे अटैक कर देगा और अटैक करके कुछ इस तरह की स्पीशीज बना देगा। तो OH माइनस खराब लिविंग ग्रुप है लेकिन वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस यहाँ पे OH माइनस क्या है, खराब लिविंग ग्रुप है, लेकिन जो ही इसने प्रोटॉन ले लिया तो न्यूट्रल वाटर ग्रुप में निकल रहा है, और जो न्यूट्रल वाटर ग्रुप में निकल रहा है मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस में आगे तो एक तरीका होता है कि OH को Cl में कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका होता है कि OH को वाटर ग्रुप में निकालते हैं। बस में आगे तीसरा जो तरीका होता है वो तरीका क्या है, तीसरा तरीका होता है कि अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट से कराते हैं, लुकास रिएजेंट से कराते हैं। ये क्या बोला है, हाँ लुकास रिएजेंट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे एसएनएल रिएक्शन अल्कोहल, उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं। बस में आगे तो ये क्या बोला है, ये जो पर्टिकुलर बोला होता है ये होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ साथ HCl इसके साथ करा दें। तो यहाँ जब H लिया तो वाटर के साथ निकला, लेकिन जो ही हमने ZnCl2 लिया तो ये करता क्या है, इस ZnCl2 के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ZnCl2 के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कुछ इस तरह की स्पीशीज बना लिया, इस तरह की स्पीशीज बना लिया। मतलब अब इसका तोड़ना, इसका टूटना काफी इजी हो जाता है। बस यहाँ भी तो एक तरीका है कि इस OH को Cl में कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका है OH को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका होता है कि OH को इस ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और चौथा तरीका होता है कि इस पर्टिकुलर का रिएक्शन इसके साथ करा दें। चौथा तरीका होता है इसका रिएक्शन इसके साथ करा दें, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है इंसान मक्कारी में थोड़ा छोटा लिखता है, और होता क्या है टोसाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। और जब टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं कि यहीं से HCl निकल जाता है, और जब HCl निकल जाता है तो यहाँ से क्या बना लेता है RO, और यहाँ SO2, ये बन गया आपका BH, और इस BH भी हो गया CH3। अब इसी को थोड़ा छोटा लिखता है, क्या लिखता है, इसी को लिख लेता है ROTS। बस में आगे कल्पना करो कि अगर इसको तोड़ दूं और नेगेटिव चार्ज बना दूं तो क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, इसलिए ये बड़े आराम से यहाँ से टूटकर निकल जाता है। तो OH एक खराब लिविंग ग्रुप है, उसे अच्छा तरीका है SOCl2 PCl5, दूसरा तरीका होता है प्रोटोनेशन, तीसरा तरीका होता है लुकास रिएजेंट, और चौथा तरीका होता है टोसाइल क्लोराइड। याद रहेगा टोसाइल क्लोराइड की दुनिया कोचिंग में नहीं लेते हैं, कंपटीशन में आज तक नहीं आया है। लुकास रिएजेंट आपके सिलेबस में आता है, H+ भरपूर भरा हुआ है, और SOCl2 PCl5 भी बार-बार पूछा जाता है। बस में आगे चलिए देख लीजिए, बना लीजिए। इसका नाम जो है क्या है,
तो साइल क्लोराइड, छोटे में कभी सीधा लिख दें तो TSCl इस रूप में दिखता है। कोचिंग वाले कभी कभी इतना भी नहीं लिखेंगे, आपको केवल यही लिख देंगे TSCl, बस में आगे और इधर बना देंगे OTS। तो क्लियर होना चाहिए कि TS मतलब क्या है, टोसाइल क्लोराइड। बन गया? फिर से बोल रहे हैं, OH अच्छा लेवल या खराब? खराब। ध्यान रखिएगा, बार बार आएगा। आगे आपको जो SN1 SN2 सब रिएक्शन पढ़ाएंगे उन सब में दिखाएंगे अगर अल्कोहल का रिएक्शन हमेशा एसिड के साथ। आगे E1 E2 पढ़ाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि अल्कोहल जब भी रिएक्शन करेगा हमेशा एसिडिक मीडियम में ही करेगा। बस में आगे तो OH निकलता ही है एसिडिक मीडियम में। बस में आगे इसके जितने भी रिएक्शन देखोगे, HX के साथ देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखोगे, फास्फोरिक एसिड के साथ देखोगे, सब में क्या होता है नॉर्मली H+। बस में आगे तो कहने का मतलब ये कि OH या तो SOCl2 PCl5 से रिएक्शन करके अल्काइल क्लोराइड, या तो आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर ग्रुप में निकलना, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके निकलना, या टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके टोसाइलेट ग्रुप में निकलना। तो यहाँ टोसाइलेट अच्छा लिविंग ग्रुप, यहाँ ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप। बन गया? चलो बनाओ, देखो चलिए अब आते हैं OR पे। OR अच्छा लिविंग ग्रुप है या खराब? अच्छा है खराब? खराब। तो आपके लेवल पे OR को निकालने का एक ही तरीका है। आपके लेवल पे OR को निकालने का एक ही तरीका है, और जो ही इसको प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन करके R R और H ऐसे बना लेगा। जो ऐसे बना लेगा तो अल्कोहल ग्रुप में निकल जाएगा। क्योंकि अल्कोहल चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे तरीकों से इसको हम निकालते हैं। लेकिन इथर प्रोडक्ट में कम स्टेबल, कम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो कम इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन एक ही तरीका है, H+ का हेल्प लेके इसे अल्कोहल ग्रुप में निकालते हैं। याद रहेगा? चलो बनाओ, देखो चलिए अब आते हैं, अगर मैं NH2 पे आता हूँ तो NH2 और खराब लिविंग ग्रुप है। NH2 जो है वो और खराब है, और ये इतना खराब है कि इधर प्रोटॉन डालने तो अमोनिया ग्रुप में भी नहीं निकलता है। यहाँ तो प्रोटॉन डाला तो वाटर ग्रुप में निकल गया, यहाँ प्रोटॉन डाला तो अल्कोहल ग्रुप में निकल गया, लेकिन इतना ज्यादा खराब है कि अगर हम प्रोटॉन डालने कि अमोनिया ग्रुप में भी नहीं निकलता है। इससे क्या पता चलता है? अमोनिया भी खराब लिविंग ग्रुप है। क्या मालूम चलता है? अमोनिया भी खराब लिविंग ग्रुप है, उस रूप में भी नहीं निकलता है, लेकिन इंसान इसे निकालना चाहता है। और जब इसे निकालना चाहता है तो हेल्प किसका लेंगे? NaNO2 और साथ में HCl। और जब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो याद करो डाइल्यूमिनल सॉल्ट वाली कहानी, कुछ याद आया? तो ये N2Cl बना लेता है, और जब N2Cl बना लेता है तो नाइट्रोजन गैस रूप में निकल जाता है। तो नाइट्रोजन गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बस में आगे ये इसके साथ रिएक्शन करते हुए NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है? N2Cl। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अगर ये बेंजीन होगा तब वो डाइल्यूमिनल सॉल्ट स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये बेंजीन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो कोई रेजोनेंस नहीं है, अब कोई रेजोनेंस नहीं तो बड़े आराम से ये टूट जाता है और टूट कर कार्बोकेटायन बना लेता है। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लें कि X आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। X क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है, और उसमें से सबसे खराब है वो कौन सा है? H-। कौन सा है? H-। ठीक है, OH OR NH2 अच्छा है खराब? OH अच्छा, कैसे बनेगा? SOCl2 PCl5। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका OR अच्छा या खराब? खराब। अच्छा कैसे बनेगा? NH2 अच्छा या खराब? कैसे बनेगा? HCl से। बार बार क्वेश्चन आता है, मतलब अमीन चैप्टर का जो रिएक्शन पढ़ना होगा तो इसी के द्वारा रिएक्शन कराएगा, अदरवाइज कोई रिएक्शन कराएगा ही नहीं। अगर NH2 हटाना होगा तो आपके लेवल पे एक ही रिएक्शन है, कौन सा है? NaNO2 HCl।
ईथर में OR हटाना होगा तो आपके लेवल पे एक ही रिएक्शन है, कौन सा है? H+। और एनसीईआरटी को पकड़े तो अल्कोहल को भी हटाने का एक ही तरीका है H+ या लुकास एजेंट से भी H+ वाली कहानी। कोचिंग वाले जरूर ये बदमाशी करते रहते हैं, लेकिन आपके काम का जो मेन है आपको SN1 SN2 में दिखेगा, आपको यही वाला दिखेगा। बस में आगे और दूसरा ये कभी कभी आ जाता है कोचिंग में, ये कभी कभी आ जाता है कोचिंग में, लेकिन मैक्सिमम आपको 99.99% जगहों पे ये दिखेगा और उनमें से भी यही बार बार दिखेगा, ये भी थोड़ा कम दिखेगा। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आना सब चाहिए, आना सब चाहिए। पढ़ना इस लेवल तक पढ़े, भाई कुछ भी आए तो मैं लगा दूंगा। बस में आगे तो पहले दिमाग पे क्या बैठाना है? हेलोजन अच्छा ये खराब, अब उनमें कौन खराब? हाँ फ्लोरीन, ये माइनस। OH अच्छा है खराब? अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा है खराब? अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा है खराब? अच्छा कैसे बनेगा? कोई दिक्कत? अब लिविंग ग्रुप हमने देख लिया। कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट क्या आना चाहिए? लिविंग ग्रुप सुनते ही स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। दूसरा क्या आना चाहिए? हेलोजन अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। खराब अच्छे कैसे बनेंगे? इस तरीके से अच्छे बनेंगे। बस में आगे अब लिविंग ग्रुप से निकलते हैं तो कहाँ आते हैं? अल्काइल। लिविंग ग्रुप से निकलते हैं और सब्सट्रेट के अंदर का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है? अल्काइल ग्रुप, उस पे आते हैं। देखिए अल्काइल ग्रुप, सब्सट्रेट के अंदर का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट कौन सा है? अल्काइल ग्रुप, उसके बारे में आते हैं। देखिए अल्काइल ग्रुप। अब एक बार अगर मैंने लिविंग ग्रुप को फिक्स कर दिया, एक बार अगर मैंने लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। लिविंग ग्रुप को मैंने फिक्स कर दिया, जो भी लिविंग ग्रुप आप चाहते हो फिक्स कर दो। I- फिक्स कर दिया, I- फिक्स कर दिया, I- फिक्स कर दिया, जो चाहते हो वो फिक्स कर दो। बस में आगे अब क्या हो सकता है? थोड़ा और लेते हैं। तो यहाँ की कहानी में ऐसा हो सकता है ये जो ग्रुप लगे हैं ये छोटे छोटे हो, H H H ऐसे लगे हो। ऐसा हो सकता है कि R हो और ये H H ऐसे लगा हो। ऐसा हो सकता है कि ये भी R हो, ये R हो, ये H लगा हो। ये भी हो सकता है R हो, ये भी R हो। ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो हेलोजन लेते हैं तो इसका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। अल्कोहल लेते हो तो भी आपका प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें हो क्या है? इसमें हो ये रहा है कि यहाँ नन्हा मुन्ना छोटा सा पेड़ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है? दो तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, एक जिसका साइज बड़ा है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है? दो बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक जिसका साइज छोटा है वो जुड़ा है। और यहाँ क्या जुड़ा है? तीन बड़े बड़े ग्रुप्स जुड़े हैं। एक बड़ा वाला तो सब में है, एक बड़ा वाला तो सब में है, सब में है। लेकिन यहाँ क्या है? तीन छोटे छोटे हैं, यहाँ दो है, यहाँ एक बड़ा है, यहाँ दो बड़ा है, यहाँ तीन बड़ा है। तो इससे पता ये चलता है कि भीड़ भाड़, क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कार्बन में भीड़ भाड़ कम है, क्राउडिंग कम है। यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। तो केमिस्ट्री का टर्म्स में इसी क्राउडिंग को क्या बोलते हैं? स्टेरिक फैक्टर। बस में आगे इसे क्या बोलना है? स्टेरिक फैक्टर। या दूसरा क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। और इसी को क्या बोलेंगे कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। मतलब ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को यहाँ आना हुआ, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को यहाँ आना है, और जब इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को यहाँ आना है और क्राउडिंग कम हुआ तो आसानी से आएगा, क्राउडिंग थोड़ा ज्यादा हुआ डिफिकल्टी से आएगा, क्राउडिंग बहुत ज्यादा हुआ और डिफिकल्टी से आएगा, और क्राउडिंग बहुत ज्यादा हुआ तो पहुंच ही नहीं पाएगा। बस में आगे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हुआ वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइज के फैक्टर में देखें तो एक फैक्टर क्या निकलता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रहेगा? चलो पॉइंट को लिखो। इन टर्म्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, in terms of alkyl group there are two factors. In terms of alkyl group there are two factors which are commonly observed, which are commonly observed.
स्टेरिक फैक्टर, पहला स्टेरिक फैक्टर बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला स्टेरिक फैक्टर या बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। बस में तो कहने का मतलब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम या ज्यादा, कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा, बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका होगा। दूसरा क्या है, ये जो एच है इस एच को हटाएगा, इस एच को क्या करेगा, हटाएगा। ये नन्हा मुन्ना बच्चा है और सब आते हैं बेचारे को हटाते रहते हैं और हटाते रहते हैं, तो इसका मतलब इन्हीं को हटाकर कुछ न कुछ लगाया जाता है, ठीक है, इन्हीं को हटाकर कुछ न कुछ लगाया जाता है। कार्बन को हटा दोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब जिसे हटाया जाता है वो कौन है, यही नन्हा मुन्ना बच्चा है, इसी बच्चे को हटाया जाता है। और जो बच्चे को हटाया जाता है तो हटाएगा कौन, इसी पीरियोडिक टेबल का कोई ना कोई एटम होगा जो कोई ना कोई हटाएगा। तो जो विदेश में रहते हैं वो तो कभी इंडिया में आकर हटाते नहीं है, बस ये विदेशी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे आकर हटाने की बात नहीं करते हैं, मतलब कभी भी एफ ब्लॉक वाले इधर से नहीं हटाते हैं। बस में आगे तो जो हटाते हैं इवन एस ब्लॉक वाले भी नहीं हटाते हैं, इसी हाइड्रोजन को हटाना है, ठीक है, इधर वाले भी नहीं हटाते हैं, इधर वाले भी नहीं हटाते हैं। हटाते कौन है, इन्हीं के साथ में जो भाई बंधु हैं यही बदमाशी करते हैं और यही कहीं इसको हटाने की कोशिश करते हैं। और जब ये हटाने की कोशिश करते हैं तो कभी हो सकता है कि ये हटे और इस पर्टिकुलर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को लगा दिया जाए जो पैसा खींचे। बस में आगे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर से कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया जाए जो पैसा दे। मतलब हो सकता है इस पर्टिकुलर से माइनस आई वाला ग्रुप लगा दिया जाए, हो सकता है इस पर्टिकुलर से प्लस आई वाला ग्रुप लगा दिया जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो होगा नहीं, सिंगल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ हो सकता है माइनस आई हैलोजन लगा दे, एक और लगा दे, बस में आगे NO2 लगा दे, CHO लगा दे, एल्डिहाइड लगा दे, कीटोन लगा दे, कुछ और लगा दे जो पैसा खींच रहा हो। और जो कुछ और लगा दे पैसा खींच रहा हो तो कल्पना करो Cl है और एक NO2 और लग गया, यहाँ क्या है Cl है और एक NO2 और लग गया, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बढ़ा है कम हुआ, बढ़ा है कम हुआ, बढ़ा। अरे भाई ये Cl है, इस कार्बन से पैसा तो खींच रहा है, ये Cl जो है कार्बन से पैसा खींच रहा है और नाइट्रो भी आ गया, और नाइट्रो भी क्या करेगा, पैसा खींचेगा। दूसरे केस में क्या है, ये Cl जो है पैसा खींच रहा है लेकिन रेफरेंस वैल्यू H है जो पैसा ना खींच रहा है ना दे रहा है। और यहाँ क्या है, ये Cl पैसा दे रहा है लेकिन ये Cl पैसा खींच रहा है, लेकिन कल्पना करो CH3 लग गया जो पैसा दे रहा है, इथाइल लग गया पैसा दे रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल लग गया पैसा दे रहा है, अल्काइल लग गया पैसा दे रहा है। तो कोई हो सकता है जो पैसा दे, कोई हो सकता है जो पैसा खींचे। जैसे मान लो कल्पना करो ऐसे बना दिए CH3 CO CH2 Cl ऐसे लगा दिया, तुमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया H, यहाँ कर दिया CH2, यहाँ कर दिया Cl, तुमने क्या कर दिया CH3 CH2 और ये कर दिया Cl। तो ये CH2 Cl इसमें भी है, ये CH2 Cl इसमें भी है, ये CH2 Cl इसमें भी है। जितना Cl यहाँ खींच रहा है उतना ही यहाँ भी खींच रहा है, उतना यहाँ भी खींच रहा है, लेकिन यहाँ कीटोन एडिशनल आ गया, ये भाई साहब भी पैसा किससे खींच रहे हैं। बस यहाँ पे यहाँ H है तो कोई पैसा खींच नहीं रहा है, और यहाँ CH3 है तो भाई साहब पैसा दे रहा है, गरीबी बढ़ा रहा है, गरीबी बढ़ा रहा है, गरीबी घटा रहा है। और गरीबी इसी को क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बस यहाँ इलेक्ट्रॉन का फैक्टर पैसा खींचने वाला या देने वाला। तो इन फैक्टर जिसको बोलते हैं स्टेरिक, जो भीड़ भाड़ की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन को खींचने या देने की बात करता है। तो दो तरह के फैक्टर्स की बात की जाती है, एक फैक्टर कौन सा है, स्टेरिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। लिखो, पहला स्टेरिक फैक्टर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अभी इसको मैंने तोड़ा नहीं है, ठीक है, अभी मैंने तोड़ नहीं रहा हूँ, तो इस Cl को हटा के कार्बोकेटायन अभी बना नहीं रहा हूँ, वो सब आगे बनाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो टर्म्स में क्या है, लिविंग ग्रुप अच्छा खराब हो सकता है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम या ज्यादा हो सकता है, इससे कोई पैसा देने वाला या खींचने वाला लग सकता है। बस आगे कहानी में क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप अच्छा या खराब हो सकता है, इस कार्बन के टर्म्स में पैसा देने वाला या खींचने वाला हो सकता है, यहाँ भीड़ भाड़ कम या ज्यादा हो सकता है। यही तो होगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। चलिए, तो इसकी कहानी आपने देख ली है, इसकी कहानी आपने देख ली है, और इसकी कहानी देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल। चलिए हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफाइल।
सोचिए, न्यूक्लियोफाइल अमीर होते हैं या गरीब? अमीर। वो किसको पैसा देते हैं? कौन? कार्बन को, नॉन मेटल। पैसा बहुतों के पास है, जैसे OH माइनस पैसा है, NaOH पैसा है, लेकिन अगर ये NaOH HCl के साथ बॉन्ड बनाए, इस OH माइनस को हम क्या नाम देने वाले हैं? बेस। अगर यही NaOH का OH माइनस अगर कभी CH3Cl के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसी केस में इसको क्या बोलने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यही NaOH माइनस अगर कभी Fa2 प्लस के साथ बॉन्ड बनाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसको जो नाम देने वाले हैं, नाम क्या देने वाले हैं? लिगैंड। तो OH माइनस तीनों में है, लेकिन तीनों जगहों पे हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलना है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में ए से बेस की बात करें तो ए से बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिगेंड्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। तो क्या बोलना है? न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन ये बोलना है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज व्हिच अटैक ऑन नॉन मेटल, जनरली कार्बन। बस में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? कार्बन। The nucleophiles are electron-rich species which attack on non-metal, generally carbon. याद रहेगा? चलो पॉइंट पर लिखो। Nucleophiles are electron-rich species. Nucleophiles are electron-rich species. Nucleophiles are electron-rich species which attack on non-metal, generally carbon. Which attack on non-metal, generally carbon. याद रहेगा? चलिए इसको बना लेना जिससे डिफरेंस क्लियर हो कि कब हम इसको बेस बोल रहे हैं, कब इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, कब इसे लिगैंड बोल रहे हैं। ठीक है, अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यही छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, तो एकदम क्लियर है कि किससे हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, किससे अच्छा लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, किससे खराब लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, कब क्राउडिंग ज्यादा है, कब क्राउडिंग कम कह रहे हैं, ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। चलिए अब समझिए, लिविंग ग्रुप ने पैसा खींचा, लिविंग ग्रुप ने क्या किया? पैसा खींचा। तुम क्या हो चुके हो? गरीब। तुम्हें क्या चाहिए? कौन देगा? अमीर। नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल तुमको पैसा देने वाला है, न्यूक्लियोफाइल तुमको पैसा देने वाला है। और किसी एक इंसान के पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास, इंसान बोलना खतरनाक है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पैसा है, ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री वाला कंपाउंड है, किसी के पास ज्यादा पैसा है और यहाँ ज्यादा पॉजिटिव है, पैसा देगा या नहीं देगा? देगा। इंसान और अल्टा हटा दिया तो इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे हो सकते हैं खूब पैसा दबा के बैठे हो लेकिन किसी को दे ना रहे हो, लेकिन इंसानों को छोड़ दें, अगर एक कंपाउंड है आपके केमिस्ट्री वाले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं सकते हो। मतलब अगर एक के पास पैसा है, एक के पास पैसे की कमी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से धीरे 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 जाएगा ही जाएगा। तो सोचिए, हमने किसी न्यूक्लियोफाइल की बात किया, जैसे मान लो कि न्यूक्लियोफाइल में क्या है? यही बैंक के लोग हैं, यही बदमाश हैं। देखो बैंक वाले ही हैं, यही कहीं ना कहीं बदमाश होता है, यही तुमसे पैसा खींचते भी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही पैसा क्या करते हैं? खींचते भी हैं। और जब तुमको जरूरत होती है तो यही पैसा देते भी हैं। जैसे ही F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो पैसा देगा। एक OH माइनस, NH2 माइनस, अमोनिया, वाटर, ये सब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक पैसा देगा। यही वाटर कभी निकलेगा, यही वाटर कभी देगा। बस में आगे। तो जब हम हेलोजन की बात करते हैं तो 4 ही हेलोजन है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O माइनस आ गया, और O माइनस आते ही इनफाइनाइट, इधर H को हटा के कुछ भी लगा सकते हैं। और जब कुछ भी लगा सकते हैं तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो कौन होता है? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन से बनता है, सॉरी ऑक्सीजन, तो एक केस में हमने किया गया कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, एक केस में हमने किया गया कि इससे रेफरेंस वैल्यू H लगा दी है, और एक केस में मैंने किया गया कि इससे पर्टिकुलर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ऐसा लगा दिया। अब डोनेशन हमें क्या हो सकता है? प्लस M से भी हो सकता है, हाइड्रोजन से भी हो सकता है, प्लस I से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल क्या हो सकता है? माइनस M से भी हो सकता है, माइनस I से भी हो सकता है। सोचिए, तुम्हारे पास अचानक बहुत सारा पैसा आ रहा है, अब कोई गरीब है जो पैसा मांग रहा है, क्या पैसा दोगे या नहीं दोगे? दोगे। लेकिन अगर तुमसे पैसा जा रहा है
और कोई गरीब मांग रहा है तो दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा पैसा होगा देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम पैसा होगा देने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। तो जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जितना कम पैसा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल। तो इसको क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, electron donating group of any form increases the nucleophilic character, while electron withdrawing group of any form decreases the nucleophilic character। कह सकते हो? चलो देखो बनाओ, पॉइंट को लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म increases the nucleophilic character, while electron withdrawing group of any form, while electron withdrawing group of any form decreases the nucleophilic character, while electron withdrawing group of any form decreases the nucleophilic character। याद रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटाएगा। इसको बना लो, लिख लो। तो लीविंग ग्रुप में क्या देख रहे थे? कौन ज्यादा स्टेबल है। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या देखना है? कितना ज्यादा पैसा है। मतलब वही सेम चीज ऐसे पूछ रही है, CH3 यहाँ SO2, यहाँ हो गया O-, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CO, यहाँ हो गया O-, यहाँ हो गया आपका PH, यहाँ हो गया O-, यहाँ हो गया आपका H, यहाँ हो गया O-, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया O-। सोचिए इसका नीचे पैसा देने वाला है खींचने वाला है, किस इफेक्ट से? माइनस है। वीक स्ट्रॉन्ग, पैसा ज्यादा या कम? कम। इसका नीचे इलेक्ट्रॉन देना या खींचना? खींचना किस इफेक्ट से? ज्यादा या कम? इसकी तुलना तो तुलनात्मक पैसा ज्यादा। लाख रुपए गए, लाख रुपए हैं 10,000 गए, बस यहाँ लाख रुपए हैं लेकिन केवल 1,000 रुपए गए। लाख रुपए हैं कहीं गए नहीं, लाख रुपए हैं और तुम्हें पैसे मिल गए, बस यहाँ और तुम पैसे मिल गए। इसका मतलब ये है कि इसके पास पैसा सबसे कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा और ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल सबसे खराब हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ और ये सबसे अच्छा हुआ। ये चलो बनाओ, देखो। बस वही अगेन जो भी आपका फिनॉक्साइड खुला, अगेन 3 कैरेक्टर खुल गए, 3 पोजीशन खुल गए, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगेन वही कहानी कर दे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे। अब नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसका तो सबसे कम पैसा, तो देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे कम? सबसे कम। पैरा वाला माइनस से खींच रहा है तो तुलनात्मक ऑर्थो से कम स्टेबल है, मतलब तुलनात्मक मेटा वाला सबसे कम खींच रहा है और सबसे कम खींच रहा है, इनडायरेक्टली पैसा सबसे ज्यादा है तो तुलनात्मक ज्यादा आसानी से दे देगा। तो सारा खेल वही है कि मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा पैसा होगा देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, पैसा जितना कम होगा देने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। याद रहेगा? चलिए और ये चीज जहां आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम डोनेटिंग ग्रुप सेम रखते हैं, जब हम डोनेटिंग ग्रुप सेम रखते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, डोनेटिंग ग्रुप सेम रखा। और जब डोनेटिंग ग्रुप सेम रखा तब मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अच्छा है, रेफरेंस थोड़ा खराब है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे खराब है, बस यानी। लेकिन डोनेटिंग ग्रुप मैंने बदल दिया। एक केस में क्या किया, एक केस में CH3 माइनस, एक केस में NH2 माइनस, एक केस में OH माइनस, एक केस में F माइनस, बस यानी। अब सोचो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? F माइनस। और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा? नहीं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो क्या पैसा देना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा? तो इसका मतलब अगर अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर गिरता है,
बस में आगे कार्बन अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, फिर बात करते हैं फ्लोरीन की। याद रहेगा? चलो बना लो, देख लो। बट सर अनस्टेबिलिटी तो दोनों तरफ कौन होती है ना? तुलनात्मक, रिलेटिव, ठीक है? मजबूत बंदूक भी हो, मजबूत सुमो फाइटर भी है, ठीक है? कौन ज्यादा है? और मजबूत शाहरुख खान भी है, ठीक है? और शाहरुख खान सुमो फाइटर, कौन ज्यादा है? शाहरुख खान। इंडियन हीरो कभी हारता नहीं है, ठीक है? और मजबूत आपका टाइगर श्रॉफ भी है। अब कौन ज्यादा है? इवन में आर्मी है, पूरे मतलब जाकर देश से भी लड़ जाए तभी नहीं चलिए। हम लोग के समय में जो वन मैन हुआ करते थे वो कौन थे? हम लोग के समय, तुम्हारी जनरेशन का वन मैन आर्मी वो कौन है? टाइगर श्रॉफ। हम लोग के समय में टाइगर श्रॉफ था नहीं, वो कौन था? अक्षय कुमार, ठीक है? अक्षय कुमार हुआ करते थे। उसके पहले वाले में जाए सनी देओल हुआ करते थे। उसके पहले जाए कुछ और होंगे, धर्मेंद्र हुआ करते थे। तो सबके कहीं ना कहीं एक मतलब दिन नीचे आते रहते हैं। लेकिन इंडियन हीरो इवन एक मूवी तो ऐसी दिखेगी, मिथुन चक्रवर्ती थे, उनको कोई गोली मारता है, वो ऐसा आपको साइकिल से बचा लेते हैं, साइकिल से, सोच सकते हैं साइकिल से बचा लेते हैं। तो इंडियन हीरो को कोई नहीं मार सकता। चलिए यहाँ पे तो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, बाद में फ्लोरीन। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए बेटा, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, या F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल? ये तो F माइनस वाले हो और Ca I माइनस वाले हो। इसलिए मैंने बोला कि बच्चे गलती करते हैं। मैंने क्या बोला? बच्चे गलती करते हैं। इनऑर्गेनिक का एक कॉन्सेप्ट है फजान रूल, नाम सुना है? फजान रूल क्या कहता है कि साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा होता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और साइज ऑफ एनायन जितना छोटा होता है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। और जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है मतलब प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है मतलब कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बस में आगे जब कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर Br माइनस है, फिर Cl माइनस है, फिर F माइनस है। याद रहेगा? तो जनरल पिक्चर क्या है कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है। याद रहेगा? चलिए थोड़ा सा अलग से दिमाग में बैठाइएगा कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? घटता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? घट रहा है। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। याद रहेगा? चलिए अब समझते हैं। कहानी में आप लोगों ने लिविंग ग्रुप देख लिया नहीं देख लिया? कहानी में आप लोगों ने इस पर्टिकुलर अल्काइल के नेचर को भी देख लिया। कहानी में आप लोगों ने इस न्यूक्लियोफाइल को भी देख लिया, मतलब सब्सट्रेट के अंदर का जो कैरेक्टर हो सकता है उसे देख लिया। न्यूक्लियोफाइल में जो कैरेक्टर हो सकते हैं उसे देख लिया। अब किसको देखना है? सॉल्वेंट को। अब किसको देखना है? सॉल्वेंट। चलिए डालिए सॉल्वेंट। अब हेडिंग डालिए सॉल्वेंट। चलिए अब समझिए। और सॉल्वेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसमें पोलैरिटी हो और एक जिसमें पोलैरिटी ना हो। तो जिसमें पोलैरिटी हो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसमें पोलैरिटी ना हो उसको क्या बोलना है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिसमें पोलैरिटी है पोलर है, जिसमें पोलैरिटी नहीं है नॉन पोलर है। सोच के बताइए, देखिए कितना लोग सोच पाते हो। अल्काइल हैलाइड बेंजीन में घुलेगा या अल्काइल हैलाइड पानी में घुलेगा? बेंजीन पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। पानी पोलर है नॉन पोलर है? एसीटोन पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। ऑक्सीजन आ गया ना यार, ठीक है? पानी क्या है? वाटर हो गया। एसीटोन क्या है? CO3 हो गया। तो क्या पोल आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो पोल आ गया पोलर है। लेकिन अगर मान लो बेंजीन की बात करूं, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो कहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या? नहीं। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है मतलब ये नॉन पोलर है। और आपने बचपन से सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर ये पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलर है, तो इन्हें घोलने के लिए क्या लेना है? हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लेना है। लाइक डिसॉल्व बस में आगे
तो पहले देखिए कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर की भी फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक जिसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा जिसे बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन दोनों के अंतर को समझिए। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन के रूप में निकले है, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो। मतलब क्या है, हमें हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन दिखाई दे। जैसे अगर आपका HX दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, वाटर दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, अल्कोहल दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, अमोनिया दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, आपका फिनॉल दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे पोलर प्रोटिक है, सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई दे पोलर प्रोटिक है। लेकिन पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है, जो प्रोटॉन के रूप में बाहर ना निकल पाए। तो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हो, लेकिन इसका कनेक्शन कार्बन के साथ हो और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन हो। सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो लेकिन प्रोटॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, बल्कि बीच में कार्बन आ जाए, और बीच में कार्बन आ जाए तो प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है। और जब प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है तो इसका मतलब इस तरह के सॉल्वेंट को क्या नाम देना है, पोलर एप्रोटिक। जैसे मान लो हमने अभी लिया एसीटोन, हमने क्या लिया एसीटोन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पोलैरिटी है, लेकिन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन के रूप में निकल नहीं सकता है। और जो निकल नहीं सकता है पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं CH3 ऐसे ले लिए। सिस्टम के अंदर पोलैरिटी है, लेकिन हम कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन के बारे में सोच रहे हैं। जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के रूप में निकल नहीं सकता है, तो पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है। कहानी मान लो ऐसे ले लेते हैं CH3 SO2 SO और यहाँ CH3 ऐसे बना लेते हैं। तो सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, लेकिन कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, तो पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। तो तीन सॉल्वेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिमाग में रखना है। पहला कौन सा है, एसीटोन। पहला कौन सा है, एसीटोन। दूसरा कौन सा है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इंसान क्या है, मक्का। क्या बनेगा, DNF। बस में आगे इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। छोटे में क्या लिखेगा, DMSO। तो कहने का मतलब ये एक सॉल्वेंट दो तरह के हो गए, एक हो गया पोलर, एक हो गया नॉन पोलर। पोलर फर्दर दो हो गए, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। कोई दिक्कत, चलो करो देखो। बना लिया, फिर तो बोल रहे हैं सॉल्वेंट कितने हैं, दो। पहला कौन सा है, हाँ पोलर सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर कितने हैं, पहला वो जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाए, दूसरा प्रोटॉन के रूप में बाहर ना निकले। चलिए करिए, बनाइए। तो कहानी के अंदर के जो टर्म्स थे वो टर्म्स आपने देख लिए। कहानी के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो टर्म्स कि सबस्ट्रेट क्या होता है आप समझ गए, रिएक्शन क्या होता है ये भी आप समझ गए, सॉल्वेंट क्या होता है ये भी आप समझ गए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, क्या आगे बना नहीं लोगे। इसके अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए, इसके अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए, कौन बोलेगा कैसा होगा ये समझ गए। तो क्या इससे बनाने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, आगे दिखाएंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक ऐसा है कि मान लेते हैं कि आप यहाँ कोटा में हो, आप कोटा में हो और अभी नया साल बीता है, मान लो कभी घूमने का कभी मन करता है, कहाँ जाना चाहोगे, थोड़ा बाहर निकल ले यार कोटा से, कहाँ जाना चाहोगे, कोटा से कहीं बाहर जाना है, थोड़ा दूर जाना चाहोगे, चलो थोड़ा अच्छी जगह घूमते हैं, गोवा घूमते हैं। चलिए अब सोचते हैं, जैसे मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है और रहते आप कोटा में हो,
ये कोई भी ट्रेन डायरेक्ट कोटा से भर के गोवा नहीं जाती। ऐसी ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से वो कहीं के वाया कोटा यहाँ जाती है। आपने एक रिजर्वेशन करा ली है और रिजर्वेशन करा लेते हैं, मान लेते हैं कि S12 में आपका बर्थ भी 12 मिल गया। ऐसा सोच लेते हैं, आप बड़े खुशी सपने सजो रहे हो कि यार गोवा जाएंगे, बीच में खूब सारा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बस में आगे अब ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपको जाना था वो दिन आ गया, ठीक है? अब इसी से जुड़ने की कोशिश करिएगा। जिस दिन आपको जाना था वो दिन आ गया, आप ट्रेन में पहुंचे और ट्रेन में पहुंचे आपके बर्थ पर पहले से एक महान आत्मा बैठी थी, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। सुनो, आप इंडिया में रहते हो तो कोई न कोई इंसान है जो बैठा हुआ है, कोई न कोई इंसान है जो आपकी जगह पर बैठा हुआ है और आपको यहाँ पर आना है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने इस भाई से बोला कि भाई साहब जगह मेरी है, जगह खाली कर दें। और अगर जगह खाली कर दें तो जगह खाली हो गई, आप यहाँ आइए और बड़े खुशी यहाँ बैठ जाइए और बैठकर गोवा खुशी चले जाइए। इसी रिएक्शन को आगे हम नाम देने वाले हैं SN1 रिएक्शन। इसी रिएक्शन को नाम क्या देने वाले हैं? SN1 रिएक्शन। कि आपने इनसे बोला भाई साहब जगह मेरी है, ये खाली कर दिए, जगह खाली हो गया, बैठ गए गोवा चले गए। दूसरी संभावना क्या है कि आपने इनसे बोला यार ये जगह मेरी है, आपने बोला ये जगह मेरी है, लेकिन ये जगह खाली ना करे तो उसी सीट पर क्या होगा? आप अभी बैठोगे, उसी सीट पर आप भी बैठोगे और उसी सीट पे ये भी कुछ देर के लिए बैठेगा। लेकिन अब होगा क्या कि टीटी को बुला के प्रेशर लगा के इसको हटाने की कोशिश करोगे, और जब हटाने की कोशिश करोगे तभी फाइनली हटेगा तो कुछ इस तरह की स्पेसीज बनेगी। बस यार, तो अगर आपने बोला कि जगह मेरी है, खाली हो जाए, आके बैठ जाओ, तो कहानी का नाम क्या है? SN1। अगर आपने बोला कि जगह मेरी है, खाली ना हो और वाया ट्रांजिशन स्टेट पर जा रहा है, इसी बीच में आगे नाम क्या करने वाले हैं? और है यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बस बाइमॉलिक्यूलर, और है यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, है वही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अगर सिस्टम के ये RDS वाला स्टेप है और इस RDS वाले स्टेप में केवल एक ही इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमने बोल दिया है SN1। और अगर यही आगे बढ़ रहा है और इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों मौजूद है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या दिया है? SN2। तो होगा वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस तरीके बदल जाएंगे। बस में आगे तो वही कल वाली क्लास में देखने वाले हैं। पहले SN1 की सारी दुनिया, और सारी दुनिया मतलब हर चैप्टर की दुनिया। बस में आगे जब एक बार SN1 की दुनिया खत्म हो जाएगी तब कौन सा देखेंगे? SN2 की दुनिया। बस में आगे तो घर पर जाकर थोड़ा बहुत आज वाली क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग जो थ्योरी आपने पढ़ी है उस थ्योरी को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सारे का सारे टर्म्स कल वाली क्लास में प्रॉपर यूज करेंगे। क्लियर है ना? चलिए आज वाली क्लास में